लाइव मीडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखित शानदार कहानी पोस्ट मास्टर। अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में ही पोस्ट मास्टर को उलापुर गांव आना पड़ा था, जो अन्य भारतीय गांव की भांति ही था। एक नील कोठी नज़दीक ही थी, जिसके मालिक ने बड़ी कोशिश सिफारिशें करके यह नया पोस्ट ऑफिस खुलवाया था। गांव के पोस्ट मास्टर कलकत्ता के रहने वाले थे। जल से निकलकर सूखे में डाल देने से मछली की जो हालत होती है, कुछ वैसी ही हालत इस बड़े गांव में आकर इन पोस्ट मास्टर साहब की हुई। एक अंधेरी आठ चाल में उनका ऑफिस था, करीब ही काई से लबालब एक तालाब, जिसके चारों तरफ जंगल था। कोठी में गुमाश्ते बगैर जितने भी कर्मचारी थे, उन्हें प्रायः फुर्सत नहीं रहती थी। नावे शिष्ट जनों से मिलने जुलने के बराबर ही थे। खास तौर से कलकत्ता के लड़के ठीक से मिलना जुलना नहीं जानते। नई जगह में पहुंचकर वे या तो अक्खड़ हो जाते या फिर सुस्त और लचीले, इसलिए स्थानीय व्यक्तियों से वे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते। इधर काम भी ज़्यादा नहीं था। कभी कभी एक दो कविता लिखने की कोशिश करते, उनमें इस तरह के भाव व्यक्त करने जैसे दिन भर पेड़ पौधों का कंपन तथा आकाश के बादल देखते देखते बड़े सुख से बीत रहा। मगर अंतर्यामी जानते हैं कि यदि आलिफ लैला और दैत्य आकार एक ही रात में डाली कोपलों के साथ उन सारे पेड़ पौधों को काटकर पक्का रास्ता तैयार कर देता तथा पंक्तिबद्ध बड़ी बड़ी इमारतों के द्वार बादलों की दृष्टि से उजल कर देता, तो इस अधमरे भले व्यक्ति के लड़के को नया जीवन मिल जाता। पोस्ट मास्टर की तनख्वाह बहुत कम होती है, अपने हाथों से बनाकर खाना पड़ता था। गांव की एकमात्र पितृहीन अनाथ बालिका उनका घर का काम कर देती थी, उनको थोड़ा बहुत खाना मिल जाता। उस लड़की का नाम रतन था, उम्र 12-13 वर्ष। अब उसके विवाह की कोई आशा नहीं दिखाई देती थी। शाम को जब गांव की गौशाला में कुंडलाकार धुआं उठता, झाड़ियों में झिंगुर बोलते, दूर के गांव में पियक्कड़ बाउलों का दल ढोल करताल बजाकर ऊंची आवाज में गीत छेड़ देता, तब अंदर बरामदे में आकर अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कभी मन में भी धड़कन छेड़ देता। जब अंदर बरामदे में अकेले बैठे बैठे वृक्षों का कंपन देखकर कभी मन में भी धड़कन होने लगती थी, तब कक्ष के कोने में एक टिमटिमाता हुआ दिया जलाकर पोस्ट मास्टर आवाज लगाते, रतन। द्वार पर बैठी रतन इस आवाज़ के आने का इंतजार करती रहती, मगर पहली आवाज़ ही भीतर न आती। वहीं से कहती, क्या है बाबू, किस लिए बुला रहे हैं? पोस्ट मास्टर बोलते, तू क्या कर रही है? रतन बोलती, बस चूल्हा जलाने जा रही थी रसोई घर में। पोस्ट मास्टर कहते हैं, तेरा रसोई का कार्य तो बाद में भी हो जाएगा, पहले जरा हुक्का भर ला। थोड़ी देर में अपने गाल फुलाए झट से पूछ बैठती, अच्छा रतन, तुम्हें अपनी माँ की याद है क्या? लंबी कहानी है, बहुत सी बातें याद है, बहुत सी बातें याद भी नहीं। माँ के बनिस्बत पिता उसको ज़्यादा प्यार करते थे। पिता की उससे थोड़ी थोड़ी याद है। उसके पिता दिन भर मेहनत करके शाम को लौटते थे। किस्मत से उन्हीं में से दो एक शामों की याद उसके दिल में चित्र के समान अंकित है। यही बातें करते करते धीरे धीरे रतन पोस्ट मास्टर के पास ही जमीन पर बैठ जाती। फिर उसे ख्याल आता, उसका एक भाई था। कुछ दिन पहले बरसात में एक दिन एक तालाब के किनारे दोनों ने मिलकर पेड़ की टूटी हुई डाली की बंसी बनाकर झूठ मूठ मछली पकड़ने का खेल खेला था। अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की अपेक्षा इसी बात की याद उसे ज़्यादा। इस तरह बातें करते करते कभी कभी काफ़ी रात हो जाती थी। तब आलस के मारे पोस्ट मास्टर को खाना बनाने की इच्छा न होती। सवेरे की बासी तरकारी रहती तथा रतन झटपट चूल्हा जलाकर कुछ रोटियां सेंक देती। उन्हीं से दोनों के रात के खाने का काम चल जाता। कभी कभी शाम को उस पहलू झोपड़ी के एक कोने में ऑफिस की काख की कुर्सी पर बैठे बैठे पोस्ट मास्टर भी अपने घर की बात छेड़ देते।
छोटे भाई की बात, माँ तथा दीदी की बात, प्रवास में एकांत कमरे में बैठकर जिन लोगों के लिए मन कातर होता उनकी बात, जो बातें उनके दिल में बार बार उदय होती रहती हैं, पर जो नील कोटि के गुमाश्ते के सामने किसी भी प्रकार नहीं उठाई जा सकती, उन्हीं बातों को उस अनपढ़ नन्ही बालिका से कहते उन्हें बिल्कुल हिचक न लगती थी। अंत में ऐसा हुआ कि बालिका बातचीत करते वक्त उनके घर वालों को चिर परिचितों के सामने खुद भी माँ, दादा, दादी कहने लगती थी। यहाँ तक कि अपने नन्हे से अंत स्थल पर उसने कहीं काल्पनिक मूर्ति भी बना ली थी। एक दिन बरसात के दोपहर में बादल छट गए थे तथा हल्का सा ताप लिए अच्छी हवा चल रही थी। धूप में नहाई घास में तथा पेड़ पौधों से अलग तरह की खुशबू निकल रही थी। ऐसा लगता था मानो जमीन पर उष्ण निश्वास अंगों को छू रहा हो और न जाने कहाँ का एक जिद्दी पक्षी दोपहर भर प्रकृति के दरबार में लगातार एक लय में अत्यंत दयनीय स्वर में अपनी शिकायतें दोहरा रहा था। उस दिन पोस्टमास्टर के हाथ में कोई काम न था। वर्षा में धूले लहराते चिकने गर्म पत्तों का पेड़ तथा धूप में चमकते पराजित वर्षा के उजियाले खंडहर स्तूपाकार बादल सचमुच देखने के काबिल थे। पोस्टमास्टर उन्हीं की ओर निहारते जाते थे तथा सोचते जाते थे कि काश उस समय यदि कोई अपना सगा अपने पास होता, मन के साथ एकांत संलग्न कोई प्यार की प्रतिमा मानव मूर्ति होती। धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा मानो वह पक्षी दोपहर के पल्लव मरमर पका ही कुछ ऐसा ही अर्थ हो। न तो कोई यकीन कर सकता न जान पाता, मगर उस छोटे से गांव के समान वेतनभोगी उस पोस्टमास्टर के दिल में छुट्टी के लंबे दिनों में गंभीर सुनसान दोपहर में इसी तरह के भाव उदय होते रहते। तभी पोस्टमास्टर ने एक लंबी तरह सांस ली और फिर आवाज लगाई, रतन रतन। उस समय अमरूद के पेड़ के नीचे पैर फैलाए कच्चा अमरूद खा रही थी। मालिक की आवाज़ सुनते ही वह फौरन दौड़ी हुई आई और हाँफते स्वर में बोली, भैया जी बुला रहे थे आप? पोस्टमास्टर ने कहा, मैं तुझे थोड़ी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। तथा फिर दोपहर भर उसके साथ छोटा आ बड़ा आ करते रहे। इस प्रकार कुछ दिनों में ही संयुक्त अक्षर लिखना भी सिखा दिया उसने। सावन का महीना था, अनवरत बारिश हो रही थी। गड्ढे, नाले, तालाब सब पानी से लबालब हो गए थे। रात दिन मेंढकों की टर्र टर्र और बारिश की आवाज़। गांव के रास्ते में चलना फिरना दूभर हो गया था। मेला जाने के लिए नाव में सवार होकर जाना पड़ता। एक दिन सुबह से ही बादल घिरे हुए थे। पोस्टमास्टर की छात्रा बड़ी देर से द्वार के पास बैठी इंतजार में थी, मगर और दिनों की तरह जब ठीक वक्त उसकी बुलाहट ना हुई तो वह स्वयं किताबों का बस्ता लिए धीरे धीरे अंदर जा पहुंची। उसने देखा कि पोस्टमास्टर अपनी खटिया पर लेटे हुए हैं, पर सोचकर कि वे आराम कर रहे हैं वह सचमुच चुपचाप फिर बाहर जाने लगी। तभी अचानक सुनाई दिया रतन। झटपट लौटकर अंदर जाकर उसने कहा, भैया जी सो रहे थे क्या? पोस्टमास्टर ने कातर स्वर में कहा, तबीयत ठीक नहीं है, मेरे हाथों पर जरा हाथ तो रख कर देख। घनघोर वर्षा के वक्त प्रवास में उस प्रकार बिल्कुल अकेले रहने पर रोग से पीड़ित शरीर को कुछ सेवा शुश्रूषा की इच्छा होती है। तपते हुए माथे पर शाम की चूड़ियाँ पहने नाजुक हाथ याद आने लगते हैं। ऐसे मुश्किल प्रदेश में रोग की पीड़ा में यही सोचने की इच्छा होती है कि पास ही स्नेहमयी नारी के रूप में माता या दीदी बैठी है। परदेशी के दिल की यह अभिलाषा बेकार नहीं गई। बालिका रतन बालिका न रही। उसने तुरंत माता का पद ग्रहण कर लिया। वह जाकर वैद्य को बुला लाई, ठीक वक्त पर दवा खिलाई। पूरी रात सिरहाने बैठी रही, अपने हाथों पथ्य तैयार किया और सैकड़ों बार पूछती रही, भैया जी आप कुछ आराम है क्या? बहुत दिनों तक पोस्टमास्टर जब रोग शैय्या छोड़कर उठे तो उनका शरीर कमजोर हो गया था। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया, अब और नहीं, जैसे भी हो
अब यहाँ से तबादला करा ही लेना चाहिए। अपनी अस्वस्थता का उल्लेख करते हुए उन्होंने उसी वक्त अधिकारियों के पास बदली के लिए कलकत्ता दरख्वास्त भेज दी और रोगी की सेवा से छुट्टी पाकर रतन ने द्वार के बाहर फिर से अपने स्थान पर कब्जा जमा लिया। मगर अब पहले की तरह उनकी बुलाहट नहीं होती थी। वह बीच बीच में झांक कर देखती। पोस्टमास्टर बड़े ही अनमने भाव से या तो कुर्सी पर बैठे रहते अथवा खटिया पर लेटे रहते। जिस वक्त इधर रतन बुलाहट की प्रतीक्षा में रहती, वे अधीर होकर अपनी दरख्वास्त के उत्तर की बाट जोहते रहते। द्वार के बाहर बैठी रतन ने हजारों बार अपना पुराना पाठ दोहराया। बाद में अगर किसी दिन सहसा उसकी बुलाहट हुई तो उस दिन कहीं उसका संयुक्त अक्षरों का ज्ञान गड़बड़ न हो जाए, इस बात की उसे आशंका थी। आखिर लगभग एक सप्ताह के बाद एक दिन शाम को उनकी पुकार हुई। कांपते मन से उसने अंदर प्रवेश किया और पूछा, भैया जी मुझे बुलाया था? पोस्टमास्टर ने कहा, रतन मैं कल ही चला जाऊंगा। रतन बोली, कहाँ चले जाएंगे भैया जी? पोस्टमास्टर ने कहा, घर चला जाऊंगा। रतन फिर बोली, फिर कब आएंगे भैया जी? पोस्टमास्टर ने कहा, अब कभी नहीं आऊँगा। रतन ने और कोई बात नहीं पूछी। पोस्टमास्टर ने स्वयं ही उसे बता दिया। उन्होंने बदली के लिए दरख्वास्त भेजी थी पर दरख्वास्त नामंजूर हो गई, इसलिए वे इस्तीफा देकर अपने घर जा रहे हैं। काफ़ी दिनों तक दोनों में और कोई बात नहीं हुई। दिया टिमटिमाता हुआ जलता रहा तथा घर के जीर्ण छप्पर को भेद कर बारिश का पानी मिट्टी के सरोखों में टप टप करता निनाद करता रहा। बहुत देर बाद धीरे धीरे उठकर रतन रसोई घर में रोटियां बनाने लगी, मगर आज और दिनों की भांति उसके हाथ जल्दी जल्दी नहीं चल रहे थे। शायद उसके मन में रह रह कर तरह तरह की आशाएं उठ रही थी। जब पोस्टमास्टर खाना खा चुके तब उन्होंने पूछा, भैया जी मुझे भी अपने घर ले चलो। पोस्टमास्टर हंसकर बोले, वाह यह कैसे हो सकता है? किन वजह से यह बात मुमकिन न थी। बालिका को यह समझाना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। रात भर जागते और ख्वाब देखते हुए बालिका के कानों में पोस्टमास्टर के हंसी मिश्रित स्वर गूंजते रहे। वाह यह कैसे हो सकता है? सुबह उठकर पोस्टमास्टर ने देखा कि उन्होंने नहाने हेतु पानी पहले ही रख दिया गया है। कलकत्ता की अपनी आदत के अनुसार ही वे ताजे जल से ही स्नान किया करते थे। न जाने कब बालिका यह नहीं पूछ सकी कि वे सवेरे किस वक्त यात्रा पर निकलेंगे। बाद में कहीं तड़के की आवश्यकता न पड़ जाए, यह सोचकर रतन उतनी रात में ही नदी से उन्हें नहाने के लिए जल भर कर ले आई थी। स्नान पूरा होते ही रतन की पुकार हुई। रतन ने चुपचाप अंदर प्रवेश किया तथा आदेश का इंतजार में मौन भाव से एक बार अपने मालिक की तरफ देखा। मालिक ने कहा, रतन मेरी वजह से जो एक नए पोस्टमास्टर आएंगे उन्हें कह जाऊंगा, वे मेरी ही भांति तेरी देखभाल करेंगे। मेरे जाने से तुझे कोई फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बातें अत्यंत स्नेहपूर्ण तथा मन से कही गई थी, किंतु नारी के हृदय को कौन समझ सकता है। रतन इसके पहले बहुत दिन तक अपने मालिक की डांट फटकार चुपचाप सहन कर चुकी थी, मगर इस कोमल बात को वह सहन न कर पाए। उसका नाजुक मन एकाएक उमड़ आया तथा उसने रोते रोते कहा, नहीं नहीं, तुम्हें किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मैं रहना नहीं चाहती। पोस्टमास्टर ने रतन का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वे अवाक रह गए। जब नया पोस्टमास्टर आया तो उसको सारी बातें समझा देने के बाद पुराने पोस्टमास्टर चलने को तैयार हुई। चलते चलते रतन को बुलाया, बोले, रतन मैं तुझे कभी कुछ न दे सका, आज जाते वक्त कुछ दिए जा रहा हूँ, इससे कुछ दिन तेरा गुजारा चल जाएगा। तनख्वाह में से जो रुपए मिले थे उसमें से आधा खर्च के प्रति कुछ बचा लेने के बाद उन्होंने बाकी रुपए जेब से निकाले। यह देखकर रतन धूल में बैठकर उनके पैरों से लिपट कर बोली, भैया जी मैं तुम्हारे पैरों पर हूँ, मेरे प्रति किसी को कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और यह कहते कहते सुबकते वह फौरन वहाँ से भाग गई। पुराने पोस्टमास्टर गहरी सांस लेकर हाथ में कारपेट का बैग लटकाए कांधे पर छाता रखे थे। कुली के सिर पर नीली सफ़ेद धारियों से चित्रित टिन की पेटी रखवाकर धीरे धीरे बाहर की तरफ चल दिए। जब वे नौका पर सवार हो गए तथा नाव चल पड़ी, वर्षा की उमड़ी नदी धरती की छलछलाती
धारा के समान चारों तरफ छल छल करने लगी। तब वे अपने मन में एक तीव्र वेदना अनुभव करने लगे। एक आम ग्रामीण बालिका के करुण मुख का चित्र मानव विश्वव्यापी बड़े तथा अनकही मनोव्यथा प्रकट करने लगा। एक बार बड़ी जोर से उसके मन में हुआ कि लौट जाए तथा जगत को गोद से वंचित उस अनाथिन को साथ ले जाए, मगर तब तक पाल में हवा भर चुकी थी। वर्षा का प्रवाह और भी तेज हो गया था। गांव को पार कर चुकने के बाद नदी किनारे शमशान दिखाई दे रहा था तथा नदी की धारा के साथ बढ़ते हुए मुसाफिर के उदास मन में यह सत्य उद्घाटित हो गया था, जिंदगी में जाने कितना वियोग है, कितना मरण है, लौटने से क्या लाभ, दुनिया में कौन किसका है। बगैर रतन के मन में किसी भी सच का उदय नहीं हुआ। वह उस पोस्ट ऑफिस के चारों तरफ चुपचाप आंसू बहाती चक्कर काटती रही। शायद अभी भी उसके मन में हल्की सी उम्मीद जीवित थी कि हो सकता है भैया जी लौट आए। उम्मीद के इसी बंधन में बंधी वह किसी भी तरह दूर नहीं जा सकी थी। हाय रे बुद्धिहीन मानव हृदय, तेरी भ्रांति किसी भी प्रकार नहीं मिटती। युक्ति शास्त्र का तर्क बड़ी देर बाद दिमाग में प्रवेश करता है। प्रबल से प्रबल प्रमाण पर भी अविश्वास करके झूठी उम्मीद को भी अपनी बाहों में जकड़कर तू भरसक छाती से चिपकाए रहता है। अंत में एक दिन सारी नाड़ियां काटकर दिल का सारा खून चूस कर वह निकल भागती है। तब होश आते ही मन किसी दूसरी भ्रांति के जाल में बंध जाने को बेचैन हो उठता है।